से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंशिएशन कर रहे थे। उसमें हम लोग किए थे फंक्शन ऑफ फंक्शन, और सेकंड हम लोग किए थे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और चीज सीखेंगे इसमें। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक फंक्शन है, बहुत सिंपल फंक्शन है बेटा। उसको डिफरेंशिएट करना है हम लोगों को। y इज इक्वल टू, बहुत सिंपल, साइन 4x। y is equal to sine 4x, and you have to find dy by dx. Y is equal to sine 4x, and you have to find dy by dx. ओके, तो हम लोग सीखे थे कैसे बेटा, याद करो कि यहां भी एक फंक्शन है 4x। दिस इज फंक्शन ऑफ x। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें बेटा, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, एंड इफ यू सब्स्टिट्यूट z इज इक्वल टू 4x, और अगर हम यहां डिफरेंशिएट करें और आपसे हम कहेंगे कि dz बाई dx क्या होगा, तो आप सीखे थे 4 कांस्टेंट है, इसको छोड़ते थे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1। इट मींस dz बाई dx, दिस इज 4, and you can write here y is equal to sin z, and अब ये सिंगल फंक्शन y is equal to sin x के जगह पर हम लोगों को यहाँ z मिल रहा है, तो यू कैन राइट dy by dz, दिस इज cos z। और हम लोग पढ़े थे बेटा, अगर आपको dy by dx लिखना है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, dy by dz मल्टीप्लाइड बाई dz by dx, और ये कट जाता था, है ना, और dy by dx, तो dy by dz इज cos z मल्टीप्लाइड बाई 4, मीन्स 4 cos z dy by dx. If you put the value of z, you will get dy by dx, this is 4 cos 4x, ऐसे। तो ऐसे फंक्शन के लिए बेटा हम लोग एक रूल बना देते थे। कैसे कहते थे कि y इज इक्वल टू साइन ए एक्स है, एंड दिस a इज कांस्टेंट। तो हम लोग कहते थे क्या कि dy बाई डी एक्स जब करो तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर a को बाहर कर देते थे और साइन के जगह पर cos ए एक्स लिख देते थे। शॉर्टकट में हम लोग क्या सीखे थे बेटा, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स, तो dy बाई डी एक्स हम लोग डायरेक्ट क्या सीखे थे कि dy बाई डी एक्स इज साइन का cos जो है उसको लिखेंगे ए एक्स, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए एक्स का a, दिस इज वाई वी राइट a cos ए एक्स। तो इस तरह से फंक्शन ऑफ फंक्शन कहीं भी हम लोगों को मिल जाए बेटा, हम लोगों को मिल जाए y इज इक्वल टू tan 4x, आप सीधे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, tan का सेक स्क्वायर जो था उसको लिखेंगे, और 4x का 4 मीन्स यहाँ पर 4 हम लोग बाहर कर देंगे। तो इस टाइप से हम लोग डिफरेंशिएशन लास्ट क्लास में सीखे थे, है ना, कि कैसे हम लोग फंक्शन और फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम लोग एक और चीज यहाँ पर सीखेंगे बेटा, कि अगर किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं दिया गया हो, अभी हम लोग कहते हैं यहाँ y इज इक्वल टू साइन 4x, देन फाइंड dy बाई dx, मीन्स डिफरेंशिएट दिस रिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये नहीं कहा जाए कि डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन और एक्सप्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एनी अदर वेरिएबल, है ना, सिंपली कहा जा सकता है डिफरेंशिएट दिस वन। तो उसको हम लोग कैसे सीखेंगे, और वो कंसेप्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस कंसेप्ट को हम लोग सीखें, यहाँ कैसे सीखेंगे, तो जो हम लोग पहले से हम लोग
जो तैयार किए हैं, जो हम लोग याद किए हैं, उसी से सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, है ना, आपको समझना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो सपोज y इज इक्वल टू साइन एक्स, समझना बेटा, साइन एक्स। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करते थे तो हम लोग लिखते थे dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बेटा। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते थे बेटा, dy इज इक्वल टू कॉस एक्स dx। तो अगर ये नहीं कहा जाए कि डिफरेंशिएट दिस विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हम यही लिखेंगे dy इज इक्वल टू कॉस एक्स dx। ठीक है ना। अगर केवल कहा जाए इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स देन डिफरेंशिएट दिस वन, तो आप क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy लिखेंगे और साइन एक्स का कॉस एक्स dx लिखेंगे बेटा। साइन एक्स का कॉस एक्स dx लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, साइन का तो कॉस हम लोग सीखे थे, और x का जैसे कि y का डिफरेंशिएशन आप dy लिखते हो, सिमिलरली x का डिफरेंशिएशन हम लोग dx लिखेंगे। एकदम बिल्कुल समझना है, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे बेटा हम अगर कहीं कहें कि आप डिफरेंशिएट करो, आपके पास यू हैव रिलेशन, सपोज कीजिए x y square is equal to x cube, suppose this is a relation and कहा जाता है differentiate this one, simply differentiate, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं, केवल कहा गया कि इसको डिफरेंशिएट करो। तो जो रूल हम लोग अप्लाई करते हैं बेटा, वो कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ पर y स्क्वायर आप सब लोग जानते हैं, 2y तो हम जानते ही हैं, लेकिन यहाँ y वेरिएबल है, दिस इज y, वी विल राइट 2y dy एंड दिस इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन आप लोग किए थे 3x टू द पावर 3 माइनस 1 2, बट x इज वेरिएबल, दिस इज y, वी विल राइट 3x स्क्वायर dx। दिस इज इंडिपेंडेंट डिफरेंशिएशन, सिंपल डिफरेंशिएशन। अब यही कहा, यहीं पर कहता डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, जिसके रेस्पेक्ट में कहेगा बेटा उसके d से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। तो अगर ये डिफरेंशिएशन होता है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो लिखते y स्क्वायर का 2y और y का dy बाई dx लिखते, और x क्यू का 3x स्क्वायर लिखते। ये अगर विथ रेस्पेक्ट टू x होता, तो बेटर है बेटा कि हम लोग ये डिफरेंशिएशन सीखें ऐसे कि कैसे डिफरेंशिएट। अगर मान लो यही विथ रेस्पेक्ट टू t होता, तो हम लोग यहां पर dt लिखते बेटा, यहां पर हम लोग dt लिखते। ये विथ रेस्पेक्ट टू y होता, हम यहां पर dy लिखते। तो ये डिफरेंशिएशन ज्यादा काम का है। सपोज अगर हम आपसे पूछें इफ y इज इक्वल टू 10x, then on differentiating, अगर हम लोग इसको बेटा डिफरेंशिएट करें तो हम क्या लिखेंगे, y को हम, y का डिफरेंशिएशन dy एंड tan x sec square x, and x is variable, this is why we will write x sec square x dx, है ना। सपोज यू हैव y स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी यहां पर हम लिख रहे हैं sec x। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, ऑन डिफरेंशिएटिंग यू विल राइट 2y, y स्क्वायर का 2y dy एंड sec x का sec x इंटू tan x और x का dx। ये जो है डिफरेंशिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब हम विथ रेस्पेक्ट टू x कहना था, इधर ले आते dy बाई dx लिख देते। तो ये चीज अगर आप सीख लेते हो तो ज्यादा आसान होगा, है ना। सिंपल डिफरेंशिएशन, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू एनी अदर वेरिएबल, सिंपल डिफरेंशिएशन। जैसे
फिर हम यहां दे रहे हैं गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, और कहता है डिफरेंशिएट तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो एक्स स्क्वायर का भी सीखे हम लोग। एक्स स्क्वायर का क्या लिखेंगे? 2x dx। वाई स्क्वायर का क्या लिखेंगे? 2y dy। जेड स्क्वायर का क्या लिखेंगे? 2z dz। तो ऑन डिफरेंशिएशन वी विल गेट दिस रिजल्ट। अब मान लो किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी विल डिवाइड थ्रू आउट dx, dx dx dx, यहाँ का dx कट जाता। विथ रेस्पेक्ट टू y, dy dy dy, यहाँ का dy कट जाता। विथ रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ भी dt dx by dt, यहाँ dy by dt, यहाँ dz by dt। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा एक्सप्रेशन रहे तो x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हो, किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन हो सकता है। सपोज you are writing volume of a sphere. Volume of a sphere is 4/3 pi r cube. कहता है डिफरेंशिएट दिस वन, इसको डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे बेटा तो क्या होगा? डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? dv, और 4/3 पाई इज कांस्टेंट, और r क्यू का 3r स्क्वायर, बट r इज वेरिएबल, dr। ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब कहता डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका मतलब हम लोगों को क्या करना था? इधर भी dt, इधर भी dt। किसी के रेस्पेक्ट में हम लोग कर सकते थे यहाँ पर, है ना? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r, यहाँ पर dr, यहाँ भी dr। तो इस तरह से बेटा ये डिफरेंशिएशन सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर जगह हम लोगों को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहेगा, या जो वहां पर जिसका फंक्शन है, जैसे हम यहां लिख रहे हैं बेटा y इज इक्वल टू t टू दी पावर n। तो आप सोचेंगे कि हमको तो ऐसे सीखना है dy by dt, क्योंकि t का फंक्शन है x रहता तो यहाँ dy by dx लिखते, तो n t टू दी पावर n-1 ऐसे सोचेंगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं है। y इज इक्वल टू टी टू दी पावर n कहे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तब हम लोग कैसे सोचेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x होता तो पहले तो केवल हम लोगों को ये सीखना था कि यहाँ सिंपल डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट dy, और ये n t टू दी पावर n-1 dt ऐसे सीखना था। अब विथ रिस्पेक्ट टू x है बेटा, तो यहाँ भी dx, यहाँ भी dx, तो कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे फिर हम दे रहे हैं y इज इक्वल टू साइन x, और कह रहा है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। अब क्या करेंगे? तो पहले सिंपल डिफरेंशिएशन लिखेंगे बेटा, y का तो इधर dy हो जाएगा, और साइन x का cos x, x वेरिएबल है इसलिए dx, but we have to differentiate with respect to t, that's why we will divide through by dt, and this will be the result, dy by dt is equal to cos x dx by dt। तो ऐसे अगर यहाँ पर होता तो हो सकता है कंफ्यूज करते आप, लेकिन अगर ये सिंपल डिफरेंशिएशन आता है जिसके रिस्पेक्ट में है उसके d से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन को सीख सकते हैं। जो भी दिया हुआ है हमेशा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिफरेंशिएशन किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है। डिफरेंशिएशन का मतलब हम सिखाए थे बेटा रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, हम लोग इसका भी चर्चा करेंगे अभी। सपोज कीजिए कि यू आर हैविंग अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, एंड रेडियस इज varying with time, radius is increasing with time, radius is decreasing with time। तो अगर रेडियस यहाँ टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो रेडियस पर डिपेंड करने वाला जो भी क्वांटिटी है, लाइक सरफेस एरिया, लाइक वॉल्यूम, वो भी टाइम का फंक्शन होगा।
जैसे मान लो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर वॉल्यूम हम लिखें तो आप लिखे 4/3 पाई आर क्यू। अब कह रहा है रेडियस इज इंक्रीजिंग विथ कांस्टेंट रेट, मान लो कह रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस इज इंक्रीजिंग 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज मैथमेटिकली डी आर बाई डी टी। चेंज इन आर बाई चेंज इन टाइम, पर यूनिट टाइम आर में जो चेंज है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो रेडियस इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स, है ना, यू आर गिवन दैट डी आर बाई डी टी इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड देन यू हैव टू फाइंड rate of increase in volume. Rate of increase in volume. Rate of increase in volume. Mathematically, this is dV by dt. Change in volume by change in time. You have to find this relation. What will be dV by dt? It means if you are having V is equal to 4/3 pi r q, आपके पास ये रिलेशन है बेटा, V is equal to 4/3 pi r q. You are given dr by dt, rate of increase in radius. This information is given and you have to find dv by dt. How will you get, है ना, these two relations? We will simply differentiate it, है ना. If you differentiate it, you will get v का यहाँ क्या लिखेंगे, dv, and 4/3 pi rq का क्या लिखेंगे बेटा, 3r square dr. But we have dr by dt, डिवाइड बाई डी टी। अब आपका जो रिलेशन है बेटा यहां रेडी हो गया। यू हैव टू फाइंड दिस रिलेशन डीवी बाई डी टी। यू हैव टू कैलकुलेट डीवी बाई डी टी एंड डी आर बाई डी टी इज गिवन। इफ आर इज गिवन यू कैन फाइंड डीवी बाई डी टी। तो मतलब यहां पर ये था कि हम लोग इंडिपेंडेंट डिफरेंशिएशन सीखे बेटा, है ना। रेडियस चेंज करना है तो ऐसा नहीं सोचे कि हम डीवी बाई डी आर ही यहां निकालेंगे, यहां हम डीवी बाई डी टी निकाल सकते हैं। यहां हम लोग वॉल्यूम का रेट एरिया के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। तो बहुत सारा यहाँ इस तरह का डिफरेंशिएशन हम लोगों को मिलेगा और उसको हम लोगों को समझना है। तो ये है हम लोग का बेटा एप्लीकेशन ऑफ डीवाई बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन। तो हम लोग इसको अभी करेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम लोग बात करें, क्योंकि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डीवाई बाई डी एक्स हम लोग सीखेंगे। तो उसके पहले हम लोग एक टर्म यहां इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप, स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ कर्व। व्हाट इज स्लोप ऑफ कर्व, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्लोप, इस चीज को हम लोग समझेंगे बेटा कि स्लोप का क्या मीनिंग होता है। व्हाट इज स्लोप? तो कोई भी ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, है ना, कोई भी शेप उसका आता है। तो हम लोग यहां पर सपोज करते हैं बेटा कोई भी एक कर्व है ना, कोई भी एक कर्व हम लोग ले सकते हैं। एट रेंडम हम लोग कोई भी कर्व ले लेते हैं। ऐसे एक कर्व है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है बेटा, y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस तरह का। किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोगों को स्लोप निकालना है बेटा, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का कोई कर्व है ना, फंक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। सपोज यू हैव टू फाइंड स्लोप एट दिस पॉइंट, से दिस पॉइंट इज एक्स वाई, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज एक्स वाई। तो स्लोप निकालने का मतलब क्या होता है बेटा, इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो। उस पॉइंट पर, है ना, आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट हम लोग कैसे यहां ड्रॉ करेंगे, टच करते हुए। ड्रॉ tangent to the curve at given point and then find inclination of this tangent with positive direction of x axis। ठीक है। देन यहां पर tan थीटा, है ना, इज कॉल्ड स्लोप ऑफ कर्व।
at P. What you have to do? You have to draw a tangent at this point, है ना? The point at which you have to find slope. जिस पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना है वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस कर्व पर और देखेंगे कि इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इस टेंजेंट का इंक्लिनेशन एंगल देखेंगे एंड tan of this angle is called slope of the curve at given point, है ना? जिस पॉइंट पर भी हम लोगों को निकालना था. तो दिस इज आइडिया ऑफ स्लोप, है ना? व्हाट इज स्लोप? स्लोप ऑफ द कर्व. स्लोप ऑफ द कर्व इज डिफाइंड एज, हम लोग यहां पर सीख लेंगे इसको, टू फाइंड स्लोप ऑफ द कर्व एट अ गिवन पॉइंट. कोई भी पॉइंट दिया जाएगा, गिवन पॉइंट P एक्स वाई, we will draw a tangent to the curve at given point and find inclination of tangent with positive direction of inclination. जो टर्म लिखे हैं बेटा, inclination यहां पर थीटा लिख लीजिएगा. tangent with positive direction of x axis, है ना? then tan theta is called slope of the curve at given point P, तो ये है बेटा कि स्लोप का मीनिंग क्या होता है, स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, है ना? तो स्लोप आप समझ गए. अब हम थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल वे में हम लेके जाएंगे. पहले तो आप सब लोग समझ लीजिए इसको कि व्हाट इज स्लोप. तो स्लोप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए. और स्लोप आप यहां से कह सकते हैं tan थीटा बेटा. तो tan थीटा का वैल्यू ये अगर 90 से छोटा हुआ तो पॉजिटिव होगा, 90 से बड़ा हो गया तो निगेटिव जाएगा. तो स्लोप में भी पॉजिटिव, स्लोप में भी नेगेटिव, ठीक है ना? उसके बाद स्लोप वेरिएबल हो सकता है, स्लोप कांस्टेंट. अगर कर्व है, जो हमारा ये दिया गया है कर्व है, स्ट्रेट लाइन अगर है ये कर्व, तब तो स्लोप कांस्टेंट होगा. लेकिन अगर ये कर्व लाइन है तब वहां पर स्लोप अलग अलग होगा. तो इसको हम लोग देखें. पहले स्लोप को हम लोग देखेंगे, मैथमेटिकली देखेंगे बेटा कि मैथमेटिकली स्लोप क्या है. स्लोप सब लोगों को समझ में आ गया कि स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं. अब हम लोग देखें बेटा इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच है. इसका मैथमेटिकल अप्रोच क्या है? हमारे पास बेटा एक पॉइंट है P, है ना, एक्स वाई. हम लोग इसके पास में एक और पॉइंट यहां ले लेते हैं. सपोज दिस पॉइंट इज Q, वेरी क्लोज टू P, hence its coordinate will be x plus delta x, y plus delta y. x और y कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा डिफरेंस है. ओके. अब बेटा हम इसको अगर मिला दें दोनों पॉइंट को, ये है बेटा. तो अगर हम ये दोनों पॉइंट को मिला दें तो आप देखें यहां पर ये थीटा है, हम इसको लिख रहे हैं थीटा डैश. ये दोनों पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस है, दिस इज सेकेंड, है ना?
एंड दिस इज टेंजेंट, जो ब्लू वाला लाइन है, दिस इज टेंजेंट tangent to the curve at P. And what is this line PQ? This is secant. अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, धीरे धीरे अगर हम Q को P की तरफ लाएं बेटा, इस Q को धीरे धीरे P की तरफ लाएं। आप यहां पर देखो, थोड़ा सा हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे समझना, ठीक है। और ये ऐसे, इफ दिस इज थीटा डैश, दिस विल ऑल्सो बी थीटा डैश, है ना। पी क्यू हम आर ले रहे हैं, दिस इज एम, दिस इज एन, ओके। तो आप पहले इस फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर लो, जो हम ड्रॉ किए हैं। We have taken two very close points, P and Q. Coordinate of P is xy and coordinate of Q x plus delta x, है ना, and y plus delta y. We have drawn here P, say this is PT, tangent. PT is tangent to the curve at P, and we have joined Q and P to get PQ, a secant, है ना। एंड हम कह सकते हैं यहां पर कि टेंजेंट का स्लोप थीटा है एंड ये सेकंड का स्लोप थीटा डैश है ना। इसको पहले अच्छे से बना लें, तो उसको हम समझाएंगे फिर। थोड़ा सा कंसेप्ट है, मैथमेटिक्स समझ लेना है, लेकिन बार बार इसको जरूरत नहीं है, फिर इसका जो कंसेप्ट है उसको याद रखना है। सारे लोग बना लेंगे। और फिर हम यहाँ पर एक बात आ रहे हैं कि अगर बेटा, अगर Q को भी P के बहुत ही पास लाएं, ये इसको ऐसे लाते जाएं, तो आप देखेंगे कि ये जो सेकेंड है ना, ये जो है टेंजेंट से बहुत पास आ जाएगा, टेंजेंट की तरफ जाएगा। और अगर Q को बिल्कुल P के पास कर दें, वेरी क्लोज टू, वेरी क्लोज टू P, है ना, इट मींस अगर हम डेल्टा एक्स को, ये जो देख रहे हैं, ये जो गैप है ना, इसको हम बहुत छोटा कर दें, डेल्टा एक्स को हम जीरो कर दें, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो। तो डेल्टा एक्स अगर टेंडिंग टू जीरो हो जाए, है ना, इट मींस Q टेंड्स टू P, तो क्या होगा, जो ये सेकंड था QP, है ना, इट विल बिकम टेंजेंट एट P। तो टेंजेंट का डेफिनेशन क्या होता है बेटा, टेंजेंट का हम इधर अलग समझा रहे हैं कि जैसे मान लो ऐसा है, और ये यहां पर हम बेटा एक सेकंड दिखा रहे हैं PQ। अगर हम इस पॉइंट को फिक्स करके इस पॉइंट को इसके पास लाना शुरू करें, है ना, ये Q1, तो अब ये सेकंड ऐसे आ जाएगा बेटा, ऐसे आ जाएगा, रफली बना रहे हैं, ऐसे आ जाएगा। और नजदीक कीजिएगा तो बिल्कुल ये ऐसे आ जाएगा, बिल्कुल क्लोज कर दीजिएगा तो ऑलमोस्ट ये टेंजेंट हो जाएगा। यानी अगर हम लोग इस पॉइंट को इसकी तरफ लाएं, मींस डेल्टा एक्स टेंडिंग टू अगर जीरो कर दें, तो ये जो देख रहे हैं हम लोग QPM, ये टेंजेंट हो जाएगा। और तब हम कहेंगे कि ये जो थीटा डैश है वो थीटा हो जाएगा, है ना। तो आप फिगर यहां देखें बेटा, स्लोप ऑफ सेकेंड कितना क्या है, स्लोप ऑफ सेकेंड, तो आप देखेंगे, लिखेंगे tan थीटा डैश, tan थीटा डैश। और tan थीटा डैश कितना हम लोग लिखेंगे बेटा यहां पर, यहां देखिए, दिस बाई दिस, दिस इज डेल्टा y and this is delta x, this is delta x because this is x, ये x है, आप दिखा नहीं रहे हैं, ये x है और ये है x प्लस डेल्टा x, तो ये मिल जाएगा हम लोगों को डेल्टा x। उसी तरह से ये है y प्लस डेल्टा y और ये है हमारा y, तो ये मिल जाएगा डेल्टा y। तो हम सिंपली tan थीटा डैश को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब अगर हम इसका लिमिटिंग केस ले लें बेटा, लिमिट ऑफ tan थीटा डैश, और हम इधर सोचे, पहले इस साइड सोचते हैं, लिमिट ऑफ डेल्टा y बाई डेल्टा x, डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो। अभी बताया कि डेल्टा x अगर टेंडिंग टू जीरो है तो ये थीटा डैश टेंड्स टू थीटा,
तब हम अगर लिमिट ले लेंगे बेटा यहां पर, तो हम लिखेंगे tan थीटा दिस इज इक्वल टू, ये लिमिट आप लोग पहले पढ़े हैं, dy/dx। और tan थीटा क्या है? tan थीटा है स्लोप ऑफ कर्व एट p xy एंड दिस इज इक्वल टू dy/dx। यही डेफिनेशन है बेटा, मैथमेटिकल डेफिनेशन, कि किसी भी कर्व का किसी पॉइंट पर स्लोप निकालना है तो उस dx का वैल्यू निकाल दो, है ना। स्लोप इज dy/dx। कोई भी ग्राफ का इक्वेशन दिया हुआ है और उसको अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं dy/dx, और dy/dx का जो वैल्यू आता है उसमें x और y का वैल्यू पुट कर दें, तो उस पॉइंट पर स्लोप निकल जाएगा। तो स्लोप ऑफ द कर्व एट गिवन पॉइंट एक्स वाई, है ना, इज dy/dx। तो ये है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx। व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx? dy/dx रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द कर्व एट गिवन पॉइंट, है ना। तो ये हम लोगों का कंसेप्ट था बेटा, कि मैथमेटिकली अगर कहीं कहे कि स्लोप निकालना है तो स्लोप है dy/dx।